नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार आदिलाबाद एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ा रही है डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। और अभी इस प्रपोज्ड एयरपोर्ट के लिए लैंड मैपिंग और सर्वे का काम स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों आदिलाबाद एयरपोर्ट एक जॉइंट यूजर एयरपोर्ट होगा जिसको सिविल और मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। तेलंगाना सरकार के साथ यहाँ पर वो मिलकर काम कर रहे हैं और ऑलरेडी इसके लिए वो अप्रूवल दे चुके हैं। 700 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए एक्वायर की जा रही है और अब उसके साथ साथ सर्वे और मैपिंग का काम किया जाएगा, जिसके बेसिस पर इस एयरपोर्ट की डीपीआर तैयार होगी। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डगाडर्ती एयरपोर्ट को लेकर आंध्र प्रदेश कैबिनेट की अप्रूवल आ चुकी है। और अभी ऑफिशियल्स को कहा गया है कि इसके लिए जो बची हुई लैंड है वो भी एक्वायर की जाए। दोस्तों नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश की सरकार लगातार कई सालों से कोशिश कर रही है कि एक नया एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार किया जाए। कई सरकारें यहाँ पर बदल भी चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी एयरपोर्ट कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाया। होपफुली अभी टेक ऑफ कर पाएगा। ये कम्प्लीटली एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए 1300 एकड़ से ज्यादा लैंड यहाँ पर एक्वायर करनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि उसमें से 882 एकड़ ऑफ लैंड ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी है। बाकी 418 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर अभी और एक्वायर करनी बाकी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल इश्यूज के चलते फंस चुकी थी, लेकिन वो भी हर्डल्स यहाँ पर सब क्लियर हो चुकी हैं। टेंडर्स ऑलरेडी यहाँ पर फ्लोट कर दिए गए हैं। अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर किसी कॉन्ट्रैक्टर को इसके लिए हायर कर लिया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर गुजरात सरकार के द्वारा इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है। और इसके चलते आपको गिफ्ट सिटी देश की एक बड़ी एआई हब बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों बेसिकली ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस इन तीनों के द्वारा मिलकर तैयार किया जा रहा है, जहां पर हर एक पार्टनर का 33.33% स्टेक है। 300 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, जिसे इंडियन फार्मा अलायंस के द्वारा लीड किया जाएगा, क्योंकि वो एंकर इन्वेस्टर होगा। और सबसे पहले 25 करोड़ रुपीस उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का भी फॉर्मेशन किया जाएगा इसको ऑपरेट करने के लिए। ओवरऑल कटिंग एज एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच कोलैबोरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। अगली दोस्त अपडेट डिफेंस टेस्टिंग को लेकर है, जहां पर डीआरडीओ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की रेंज लगातार अपग्रेड करने में लगी हुई है। और अभी फिलहाल इसके एक नए वेरिएंट को लेकर पहला मेडन फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है। दोस्तों पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप जानती होंगी, क्योंकि ये हम आर्मेनिया को एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं। इसके पहले वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर के आसपास है, दूसरे की 90 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ये लेटेस्ट वेरिएंट है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर के आसपास है। और अभी मैक्सिमम रेंज पर ही इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की गई है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के अंदर, जहां पर मॉनिटरिंग के दौरान सभी प्लांट पैरामीटर्स पर यह खड़ा उतरा है। ARDE, HEMRL, RCI और DRDL जैसी अलग अलग DRDO के लैब्स ने मिलकर इसे तैयार किया है। और क्योंकि अभी ये पहला ही ट्रायल था, तो आगे चलकर इंडक्शन से पहले इसके और बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अगली दो सब्जेक्ट तमिलनाडु से है, जहां पर VOC पोर्ट अथॉरिटी ने तीसरी बार टेंडर फ्लोट किए हैं आउटर हार्बर प्रोजेक्ट को लेकर। और इस बार वो कोशिश कर रही है कि इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के ऊपर तैयार किया जाए। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड समझाऊं, तो VOC पोर्ट अथॉरिटी ये चाहती है कि आउटर हार्बर पर एक टर्मिनल को तैयार किया जाए, जिसके लिए उन्होंने 7000 करोड़ रुपीस का टेंडर भी फ्लोट किया था। पर क्योंकि उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो 2 बार वो टेंडर कैंसिल करने पड़े। उस बार डिसाइड ये किया गया था कि DBFOT मॉडल पर इसको बनाया जाएगा, लेकिन अब तीसरी बार यहाँ पर टेंडर फ्लोट किया गया है, जहाँ पर 2 मेन चेंजेस किए गए हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन मॉडल DBFOT से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 2000 करोड़ रुपीस से बढ़ा दिया गया है। अब 9859 करोड़ रुपीस के टेंडर है। और क्योंकि दोस्तों हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर प्राइवेट इन्वेस्टर का रिस्क काफी कम हो जाता है, तो इसी कारण काफी हाई चांसेस है कि इस बार इस टेंडर को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जो नवंबर के अंदर फाइनली हमें रिबाउंड होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि ईयरली बेसिस पर इनमें 23.76% का ग्रोथ हमें दिखा है। तो दोस्तों बेसिकली नवंबर से पहले अक्टूबर महीने में हमारे जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट से वहां पर एक डिक्लाइन देखने को मिला था। 9.37 बिलियन डॉलर के वो रिकॉर्ड किए गए थे, जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा लोएस्ट एवर मंथली इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट था। जबकि दूसरे और महीनों में हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। US टैरिफ इसका मेन कारण बताया जा रहा था, लेकिन नवंबर के अंदर अंदर अभी दोबारा से रिबाउंड कर गए हैं, जहां से हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर की रेजिलियंस दिखाई देती है। 11.01 बिलियन डॉलर के रिपोर्ट किए गए हैं और मंथ वाइज ये आज तक का हमारा हाईएस्ट एवर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है। 34 में से 32 इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और इनफैक्ट US और यूरोपियन कंट्रीज, जहां पर अक्टूबर और सितंबर के दौरान हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, वहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है।
होपफुली ये चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर 7 नेशनल वाटरवेज को फिजिबल पाया गया है डेवलपमेंट के लिए, और अभी इन वाटरवेज को कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों वैसे तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर 14 नेशनल वाटरवेज आइडेंटिफाई किए गए थे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा, और जब फिजिबिलिटी कंडक्ट की गई तो उसमें से पाया गया कि 14 में से 7 ही फिजिबल है जिनको एक्चुअल में पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अंतर्गत नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 11, 28, 53, नेशनल वाटरवे 85, नेशनल वाटरवे 100 और नेशनल वाटरवे 109 ये इंक्लूडेड हैं, जिनको कुल मिलाकर 662.97 किलोमीटर का वाटरवेज नेटवर्क क्रिएट होता है। और क्योंकि दोस्तों इनलैंड वाटरवे नेटवर्क महाराष्ट्र में काफ़ी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इन नए वाटरवेज को भी बहुत ही जल्द सरकार डेवलप करेगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहां पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट को सेटअप करने वाली है, और इसको लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर प्लांट बिल्कुल ही एक नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसे मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा नेशनल गैस पाइपलाइन के अलॉन्ग बनाया जाएगा। 12.7 लाख टन पर एनम की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, और सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को कंडक्ट किया जाएगा। अगर ये प्लांट फिजिबल पाया जाता है तभी इसके ऊपर काम होगा। अगली दोस्त अपडेट कोलकाता से है, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पोर्ट के ऊपर एक एग्रो प्रोसेसिंग जोन को तैयार करने जा रही है, और इसके लिए ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसके लिए टेंडर भी फ्लोट किए जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता पोर्ट के आसपास ऑलमोस्ट 100 एकड़ ऑफ लैंड को मोनेटाइज करने में लगी हुई है, जहां पर ऑलरेडी एक कोल्ड स्टोरेज और कार्गो फैसिलिटी सेटअप की जा चुकी है। उसके साथ साथ टी प्रोसेसिंग जोन, टेक्सटाइल जोन, लेदर जोन और टॉय मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए भी लैंड इयरमार्क कर ली गई है, और उसके साथ साथ एक एग्रो प्रोसेसिंग जोन भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के ऊपर ही काम होना है। एक बार ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इकोनॉमी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत अब ऑफिशियली दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खुद उनके एक रिव्यू के दौरान इसे क्लैरिफाई किया गया है। दोस्तों जिस पेस पे हम ग्रो कर रहे हैं, ये तो एक दिन होना ही था कि हम जापान को ओवरटेक करेंगे ही। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुकी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली एक ईयर एंड इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर हमें जो फास्ट ग्रोथ देखने को मिला है, वही इसका मेन कारण है कि अभी हमने जापान को एज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में ओवरटेक कर दिया है। भारत की इकोनॉमी इस समय $4.18 ट्रिलियन की है, जो हमें ऑटोमेटिकली दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देता है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जीडीपी को लेकर प्रीलिमिनरी डेटा है। एक बार ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूरा एग्जैक्ट डेटा रिलीज करेगी, उस समय में चीज़ें और क्लियर होती ही दिखाई देंगी। लेकिन जिस पेस यहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर हम जर्मनी को भी ओवरटेक करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी इंडियन नेवी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन नेवी की कलवरी क्लास सबमरीन्स को लेकर उनका ऑलमोस्ट 1 दशक का वेट अभी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब इन सबमरीन्स को मॉडर्न हैवी वेट टॉर्पीडोज के साथ इक्विप किया जाएगा। दोस्तों इंडियन नेवी की कलवरी क्लास की सबमरीन्स वन ऑफ द एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, जो प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। ऑलमोस्ट 8 सालों से इंडियन नेवी इंतजार कर रही थी कि इन सबमरीन्स के अंदर मॉडर्न हैवी वेट टॉर्पीडोज को लगाया जाए, जो कि एक टाइप का कैपेबिलिटी गैप था सबमरीन्स के अंदर, क्योंकि अभी तक ये सबमरीन्स इन टॉर्पीडोज के बिना ही ऑपरेट हुआ करती थी। लेकिन अब इटली बेस्ड कंपनी WSS के साथ में 48 ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज को खरीदने के लिए 1896 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है, और उसी के अंतर्गत ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज आएंगे वो इन कलवरी क्लास सबमरीन्स में लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।